हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम एसओ रिक्रूटमेंट जो 1250 अप्रोक्सीमेटली पोस्ट आया था अभी, उसका एग्जाम 16 ऑफ मार्च को कंडक्ट हो चुका है, संडे को, द डे बिफोर यस्टरडे। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का मिक्स्ड रिस्पांस है इस एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि मार्केट में आप लोग समझते हो सभी बात को कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने आप को क्लेम करने के चक्कर में ये बोल जाते हैं कि हमारे 60 से 65 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में से आए, स्पेशली मैनेजर सेल्स में। तो जब ऐसा बोला जाता है तो जो कैंडिडेट जिसका प्रिपरेशन एक्चुअल में अच्छा है, वो कैंडिडेट अगर सोच में हो जाते हैं कि हमारे क्वेश्चन सही नहीं है तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस नहीं बन रहे क्या। रीजनिंग टफ आया था, उसका क्या कट ऑफ का क्राइटेरिया बन सकता है पॉसिबली। प्रीवियस ईयर का मैनेजर सेल सॉरी एमएसएमई स्केल 3 का कट ऑफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना कट ऑफ जाता है। अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है गाइस, तो जस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से सिलेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। अभी आप लोग सिलेक्ट होंगे, कट ऑफ आएगा, यू विल कम टू नो। अगर टफर पेपर रहेगा, जिसने पहले से प्रिपरेशन कर रखे, 2 से 3 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस कर रखे, तो उनको तो नेचुरली पता है, दे आर मेच्योर्ड एंड सेंसिबल इनफ कि हाँ ये ऐसा होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि लोअर साइड पर रहेगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। कैंडिडेट ने अगर 60-65 बोल दिया है, कोई कैंडिडेट ने बोल भी दिया है कि हमारे 60 टू 65 मार्क्स क्वेश्चंस करेक्ट है, तो उससे आइडिया लगाया जाता है कि 100 के आसपास कट ऑफ चला जाएगा क्या। तो ऐसा जबकि बिल्कुल नहीं होता। 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर भी हर 3 कैंडिडेट्स में से 2 को रिजेक्ट करा जाएगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टाइम है कि किसको अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और किसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं आप लोगों को झूठा होप नहीं देना चाहता, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ, जहां पर आप लोग अगर डिजर्व करते हो टू बी देयर इन द इंटरव्यू, तो आप लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चालू कर देंगे। सो फर्दर हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करें तो पेपर कैसा था। पेपर पूरा अनबैलेंस्ड था। अगर हम बात करें मैनेजर सेल्स की, एमएसएमई स्केल 3 का कॉन्सेप्चुअल था। आपने अगर एमएसएमई स्केल 3 के बारे में पढ़ा है, आपने काम करा है, उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कॉन्सेप्ट के ऊपर था, कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चंस एज इट इज नहीं आते, बट आप लोगों की लैंग्वेज से आप समझ सकते थे कि वहां पर क्या कॉमन सेंस से, अगर आपका प्रैक्टिस उस फील्ड का, तो आप बना सकते थे। सेम क्रेडिट एनालिस्ट पर था। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो क्रेडिट एनालिस्ट पोस्ट पर आप वैसे भी काम नहीं कर पाओगे। वैकेंसीज क्रेडिट एनालिस्ट पर कम है, रिटेल लाइबिलिटीज मैनेजर सेल्स पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। अब कट ऑफ का ड्रास्टिक सीन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसके पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का एमएसएमई का 220-250 वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ गया था वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सोचना है कि सिर्फ रीजनिंग हमारा बिगड़ गया। अब इट इज वेल अंडरस्टूड कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स का वेटेज ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली किसी से नहीं बनेगा, पीओ क्लर्क से भी नहीं बनेगा। उनके पास तो 8-8 10-10 घंटा दिन भर में देने को होता भी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब जब एक पॉइंट मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ कि आप अगर किसी चीज का काम करते हो, किसी प्रोफेशन के लिए आप लोग एक्सपीरियंस पर अप्लाई करते हो, तो ये आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग उसके बेसिक्स को समझे, खुद का इंटरेस्ट लाकर। आप लोगों का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए जो आप काम करते हो। सपोज करते हो आप रिलेशनशिप मैनेजर हो, तो आप कम से कम आरबीआई सर्कुलर्स आपके फ्री टाइम में आपको देखना चाहिए, आपको गो थ्रू करना चाहिए कि क्या गाइडलाइंस बोलता है, क्या क्या टाइप से अकाउंट है, कैसे हमको गूगल को भी सर्च कर कर देखना है। आप लोग ऐसा मत सोचा करो कि एक सिलेबस देंगे आपको 10th 12th एग्जाम का और आप वो पढ़ेंगे और इससे एग्जाम क्रैक होता है। इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि भाई अगर आपकी एग्जाम में सेक्शंस आ रहे, एक्ट आ रहा है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट के कहने पर ऐसे मत जाइए कि सेक्शंस आ गए तो सेक्शन बन जाते। सेक्शंस नहीं याद होते। एक बात ध्यान समझिएगा, सेक्शंस याद करना इतना पॉसिबल नहीं होता जब तक आपका उसका डे टू डे यूज नहीं है। अगर आप उस क्लेम वाले प्रोसेस में काम कर रहे हो तो आपके लिए सेक्शन का काम रहेगा। कोई लॉयर है तो अगर वो डे नाइट उसका काम कर रहे हैं तो उसका सेक्शंस उनको याद रहेंगे। अदरवाइज सेक्शन याद नहीं होता, जज को भी सेक्शंस के लिए पेज पलटना पड़ता है। तो आप लोग सेक्शन के भरोसे मत जाना कि सेक्शन हम पढ़ लेते तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाता। सेक्शन पीडीएफ देखने से भी नहीं होता, गूगल पे डेटा बहुत सारा है, आपके बैंक की गाइडलाइंस की बुक में बहुत सारा डेटा रहेगा। पढ़ने से एग्जाम ऐसे नहीं निकलता। आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते थे, सेंसिबल होकर सोचेंगे, यू विल कम टू नो कि क्या कट ऑफ हो सकता है। मैं इस पॉइंट पर क्लियरली बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेच्योरिटी है, उन्होंने एग्जाम्स दे रखा है, उनको कॉम्पिटेटिवनेस पता है, मार्केट में क्या बोला जाता है ये भी पता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा बोलते हैं हमारे 60 to 65 100% करेक्ट है, जब नंबर आएंगे तो यू विल कम टू नो कि कितने नंबर आए। आई एम नॉट टेलिंग कि सिलेक्शन नहीं होगा, हम क्लियरली टेलिंग यहाँ पर कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि 60 से 65 नंबर सब अगर कर कर आ सकते थे तो पेपर बहुत इजी हुआ। पेपर इजी हुआ तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। पेपर जब डुएबल नहीं है, सभी कैंडिडेट्स अगर नहीं कर पा रहे, तो इट क्लियरली मीन्स कि कट ऑफ लोअर साइड पर रहेगा।
जो भी प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होता है, वहां पर अगर कट ऑफ कम जाने का रीजन मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी प्रोफेशनल्स वर्किंग होते हैं। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि आप लोगों का गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एग्जाम लेना मैंडेटरी रहता है। आपको डायरेक्टली रेफरेंस तो नहीं लिया जा सकता गवर्नमेंट बॉडी में। तो इंटरव्यू के टाइम पर वो लोग आपका रिजेक्शन कर सके, आप लोग ये क्लेम ना कर सके कि आपने तो 150 लेकर आए थे, उसके बाद में भी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं करा, 150 आउट ऑफ 150 आप लेकर आ गए। तो दैट्स व्हाई आप लोग अगले साल भी अगर एनआई एक्ट कर कर जाएंगे, आपको एग्जामिनर कुछ और क्वेश्चन पूछ लेगा। आप कुछ और पढ़कर जाएंगे, वो कुछ और सेगमेंट पूछ लेगा। ये कहानी में गिल्टी कॉन्शियस आप होते रहेंगे। आप हमेशा सोचेंगे कि आपका कमी रह गया। आपका कमी रहेगा जब आप आपका प्रोफेशन का जो काम करते हो उसके बारे में अवेयर नहीं हो। ये आपको करना पड़ेगा। फंडामेंटल आपका ये ड्यूटी बनता है कि अपने बारे में जो काम करते, जो प्रोफेशन आपका है, उसके बारे में समझे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा सोचेंगे कि सर एनआई एक्ट अगर हम अगले साल पढ़ लेंगे तो उससे क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? अगले साल आप पेपर देख लेना, ये वीडियो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी देख रहे हो तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा एग्जामिनर पेपर कभी भी सेट नहीं करते। फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरआरबी स्किल 2 या आरआरबी स्किल 3 का भी पॉइंट बताता हूं मैं आप लोगों को। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने आप को क्लेम करते हैं, आप उनके वीडियोस भी देखेंगे, विल कम टू नो कि सारा पेपर 40 में से 40 क्वेश्चन उन्हीं का आता है। और एग्जामिनर कभी नहीं बैठा है कि आपका क्वेश्चन पिकअप करे, है ना? एग्जामिनर तो चाहता है कि मैं पेपर ऐसा दूं कि जहां पर पूरा हमारे साथ में मोनोपोली इंटरव्यू पर आ जाए। इंटरव्यू के मार्क्स से कस्टमर का डिसाइड हो, ये कैंडिडेट्स का डिसाइड हो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ये मुझे रेफरेंस से लेना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पैसा चलता है, ऐसा नहीं, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज है उस पर फिट होना चाहिए पर्सन, उस पर फिट होगा। इंटरव्यू रिटर्न के नंबर कम भी होंगे तो भी उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, वो सिलेक्ट होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू से भी आउट हो जाते हैं। आउट होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट नहीं थे, वो उनके लिए फिट नहीं थे, उनके अकॉर्डिंग। आप इस बात को समझिएगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ दैट 40 में से 40 कट ऑफ जाने, 40 में से 40 क्वेश्चन हमारे आ गए, 30 क्वेश्चन हमारे आ गए। आप उनके पुराने वीडियो भी देखेंगे, विल कम टू नो कि 30 क्वेश्चंस हमारे आ गए। आप कट ऑफ देखिए, कट ऑफ कितना गया, 1-2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स का कट ऑफ गया। इस चक्कर में, केवल इसी चक्कर में, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मुझे और कोई पॉइंट नहीं है, मेरा ये बताने का ये मोटो है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी चक्कर में ऐसा वीडियो देखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पर उनके 5 नंबर भी आ रहे होते हैं ना फाइनेंशियल अवेयरनेस में, तो तुक्का लगाकर 10, 15, 20 नंबर कर कर आते हैं और उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग से उनके इतने नंबर भी नहीं आते। तो ऐसा सीन नहीं देखना है। आप लोग ने पेपर दे रखे पहले से, तो आप लोग का एक्सपीरियंस रहेगा। मैं ये बात केवल उनको बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम बिगिनर है, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करे। एक आध पेपर उन्होंने हैंडल कर रखा है, तो आप एकदम जंप मत करा करो कंक्लूड पर, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। इससे कुछ नहीं होना है। बहुत कैंडिडेट से, और जिसका प्रोफेशनल नॉलेज स्ट्रांग नहीं है, जिसको नहीं आता काम, ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में आउट हो जाएंगे। आपको कौन लेगा इंटरव्यू में भी? आप एक बार पॉइंट को सोचिएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है खुद से भी, तो आप लोग इंटरव्यू में ऐसे थर्रा पढ़ने से तो कभी पास नहीं होने वाले। इंटरव्यू में खाली आप लोगों का टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं देखा जाता, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाता है, आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज देखा जाता है। आप एज ए पर्सनैलिटी, आपका जेस्चर पोस्चर क्या है, आप कैसे हैंडल करते हो चीजों को, वो देखा जाता है। आपका हैंडलिंग कैपेसिटी कैसा है। आप तो जरा सा पेपर टफ कर दिया और अगर आप ऐसा ऊंचे नीचे हो जाते हो, उसके बारे में दिन रात सोचते जा रहे हो, क्या मेरा बेकार हुआ, क्या उसका अच्छा हो गया, क्या उस इंस्टीट्यूट का अच्छा हो गया, क्या इस इंस्टीट्यूट का अच्छा हो गया, ऐसा सोचेंगे तो आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप उसी ट्रैप में फंसते रहेंगे। एंटरटेन होते रहेंगे बट फंसते रहेंगे। ऐसी चीजें आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ये वीडियो इसलिए लेंदी हो सकता है। आप लोगों को मैं बता देता हूं दैट प्रीवियस ईयर का अगर हम बात करें, एमएसएमई का अप्रोक्सीमेटली 250 वैकेंसीज था। आप लोग देख सकते हो, इट इज क्लियरली विजिबल। पिछली बार भी यही कंडीशन था दैट 10 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी को लाना पड़ेगा। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में प्रोफेशनल नॉलेज का ऐसा कट ऑफ वाला प्लान पिछले साल भी नहीं था। आप देखेंगे कि यहाँ पर कट ऑफ 10 नंबर के बोलने के बाद भी 7.5 किया। अब ये पेपर लेवल पिछले साल इजी था, इस बार थोड़ा सा रीजनिंग टफ है। क्वांट डुएबल है, इंग्लिश डुएबल है, रीजनिंग टफ है। तो आप ऑब्वियस बात समझ सकते हो कि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ये पीओ क्लर्क वाली चीजें हो गई। ये कोई प्रोफेशनल काम करने वाले पर्सन का हैंड का चीज नहीं है कि वो इजीली इसको कर लेंगे। 50% अबव वेटेज का क्रॉस कर लेंगे, 25% के ऊपर लेकर आ जाएंगे, 40% के ऊपर लेकर आ जाएंगे। ऐसा डुएबल नहीं होता है। यहाँ पर रीजनिंग में जिसको ऐसा लगता है कि उनके चांसेस अच्छे, अदर सेक्शंस उन्होंने कर रखा है, रीजनिंग में खाली उनको लग रहा है कि यार मेरे 5 से 6 या 7 8 क्वेश्चन सही है, तो उनके चांसेस बनते कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% श्योर नहीं, लेकिन चांसेस बनते। प्रैक्टिकल बात करेंगे, कोई भी मीथ पर आप भी मत बिलीव करा करो। मैं भी कुछ बोलूँ तो आप मेरी बात भी आप समझ सकते हो तो समझिए, अदरवाइज कुछ समझने का जरूरत नहीं है। काम करना था, आपने आपका काम कर दिया, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ही सब चीज क्लियर होगा आप लोगों को। 10 से 15 दिन पहले आप लोगों का जब भी इंटरव्यू का डेट्स आउट होगा, जब उनका इंटरव्यू शेड्यूल है, सपोज करते 25 तारीख को शेड्यूल है, तो 10 से 15 दिन पहले रिजल्ट आउट होगा।
तो ये इंटरव्यू डेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट कब आउट होगा। अब ऐसी बातें बिल्कुल मत सोचना कि इस डेट को आ जाएगा। ये सब बातें कही हुई बातें होती हैं, ये सब अपने आप को आप लोगों को ट्रैप में करने की बातें होती हैं। तो ये कोई कैंडिडेट भी बोलता है कि कब होगा, तो वो बातें बिलीव मत करा करो। उनका जब शेड्यूल रहेगा वो आप लोगों को पब्लिक में नहीं बताते। उनका शेड्यूल रहेगा, उससे आइडियली 10 से 15 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड्स आउट करते हैं। 10 दिन पहले ही करते हैं कि आपका 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इंटरव्यू है और आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है। जब आप शॉक मत हो जाना कि सर मैं तो सोच रहा था मेरा पेपर क्लियर नहीं होना है और मेरा तो पेपर क्लियर हो गया। मुझे तो घुमा दिया जनता ने कि पेपर तो बहुत ईज़ी था, हमने तो बहुत ईज़िली कर लिया, हमने तो ये एक्ट पढ़ लिया, हमने वो एक्ट पढ़ लिया। वेरी नाइस। कल से बहुत सारे लोग क्लेम भी कर देंगे कि एक्ट ही हमने बना दिया था। पेपर का क्लेम करते कि पेपर हमारे क्वेश्चंस आते, कल से क्लेम कर देंगे कि एक्ट एनआई एक्ट हमने बनाया और बीआर एक्ट भी हमने बनाया, सारे एक्ट्स हमने बनाए, ये हम सभी ने पास करवाया था। तो आप लोग ऐसी बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आप लोग थोड़ा प्रोफेशनल एग्जाम्स देने जा रहे हो, तो बी सेंसिबल अबाउट इट कि आप लोगों की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है ना। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग का अगर ऐसा लगता है कि 1-2 नंबर 3 नंबर से रुक रहा था रीजनिंग कट ऑफ, तो आप लोग आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन का डेटा प्लान में रखें कि आप लोगों को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ऐसे जस्ट ग्रांटेड मत लेना इन दिनों को कि हमने ग्रांटेड ले लिया। न्यूज़पेपर ये सब पढ़ना स्टार्ट करो, इंटरव्यू में काम आएगा, अदरवाइज़ वापस से आप लोग ऐसे एंटरटेन होते रहेंगे। इस लूप में फँसते रहेंगे, अगले साल फिर देंगे, फिर अगले साल देंगे, फिर अगले साल देंगे, ओवर एज हो जाएँगे और आउट हो जाएँगे। ये कहानी सभी का बनता है, जितना वैकेंसी है इतना ही फुलफिल होगा, उससे ज़्यादा फुलफिल नहीं होगा। अब प्रोफेशनल नॉलेज का आप देखिए 37.5 अदर्स कैटेगरी के लिए था और 45 कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था। ये एमएसएमई सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपका कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत स्पेकुलेट करूंगा, एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके तुक्के के नंबर भी कितने सही हो रहे थे। ऑब्वियसली सभी का तुक्का नहीं बैठेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन में बन जाता है सही होने का, हर क्वेश्चन में नहीं बनता। ऐसे सारे कैंडिडेट्स का प्रोबेबिलिटी सेट नहीं होता है, कट ऑफ उससे हाइप नहीं लेता कभी भी। कट ऑफ हाइप लेगा उन्होंने कितने डुएबल क्वेश्चन दिए थे। उन्होंने आपको अगर एनआई एक्ट के क्वेश्चन दिए तो इट इज वेल अंडरस्टूड कि उनको पता था ये कैंडिडेट नहीं कर पाएगा। ये कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करेगा ही नहीं। कॉमन क्वेश्चन था ना, अगर आपसे पूछा एफडी कितने दिन का मिनिमम डेज है या मैक्सिमम डेज है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आया तो ये कॉमन सेंस वाला था। ये अगर कॉमन सेंस मतलब डे टू डे वर्किंग का था, तो ये नहीं करोगे तो नंबर आप लोग सोच सकते हो कि ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपने छोड़े तो आपके कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन छूट गए हैं तो इट इज वेरी मच ओके राइट नाउ, है ना। ये पूरा ओके है। सेम इंटरव्यू में भी होगा, आप एनआई एक्ट का कुछ आंसर नहीं भी कर पाएंगे तो आपके नंबर कट नहीं हो जाएंगे कि आपको नहीं पता, बेसिक चीज पता है, इट इज वेल ओके, है ना। ना कट ऑफ की बात करें इस बार, तो इस बार एमएसएमई का पेपर कैसा था। एमएसएमई का पेपर डुएबल था। मैं आप लोगों को एमएसएमई का ब्रीफ कर देता हूं, अभी तक मैनेजर सेल्स के बारे में बात करते हैं। एमएसएमई पे ऐसा था कि आपका एक्सपीरियंस है एमएसएमई फील्ड का, पर्टिकुलरली जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। जिसका फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ रखे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे थे, तो उनसे कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे थे। कॉमन सेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट लॉजिक ड्रॉ नहीं हो रहा था, बट आप लोग का अगर अंडरस्टैंडिंग था कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा था। लेकिन अगेन ये भी किस किस पर्सन का बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ अच्छा होता है, तो वहां पर भी डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर के आसपास आप लोगों का भी कट ऑफ रहेगा। इस बार लास्ट ईयर 194 को शॉर्टलिस्ट करा था फाइनल सिलेक्शन कर इंटरव्यू के बाद, क्योंकि कैंडिडेट मिले नहीं थे। इस बार अप्रोक्सीमेटली चांसेस है कि आप लोगों का 40 या फिर 45 या 50 मैक्स टू मैक्स। आप लोगों को भी नहीं पता आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सर मेरे तो केवल 15 सही है, 20 सही है, उससे एग्जाम क्लियर होगा क्या। आपके और भी क्वेश्चंस थे, आपको अभी रिकॉल नहीं हो रहे, दैट्स इट। आपने वो कॉमन सेंस पर अगर दूसरों से बन रहे थे तो आपसे भी बना होगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगर नहीं पढ़ रखा है वो चीजें, आपका कॉमन सेंस ही नहीं है उस चीज को लेकर, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये क्या होता है, तो फिर कोई सेंस वैसे भी नहीं बनता है। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो भी सेंस बनेगा नहीं। ठीक है। सेम क्रेडिट एनालिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा वैकेंसी कम है, बट स्केल 2 और स्केल 3 के दोनों के पॉइंट से बात करूं तो यहाँ पर देखो लॉजिक के ऊपर था, कॉन्सेप्ट के ऊपर था। ये तो पूरा प्योरली कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं है। आपको अगर कैलकुलेट करना आता है चीजें, अगर आपसे करंट रेशियो पूछा, उसका कुछ डिटेल में कुछ और पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आप बेसिक से कॉमर्स एकदम बेसिक से नहीं पढ़ने जाएंगे, है ना। अगर आपका फील्ड था, आपको पता था और आपने इस पे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपसे बन गया होगा, दूसरे कैंडिडेट से नहीं बनना होगा। इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि आप लोगों से कट ऑफ ज्यादा हाइप नहीं जाएगा, लेकिन आपकी वैकेंसीज कम है, लेकिन कंपटीशन भी कम है, क्योंकि कैंडिडेट्स के पास इतना डिग्री था नहीं, तो यहाँ पर फॉर्म भी फिलअप कम होता है। एमएसएमई पर अच्छा फॉर्म फिलअप हुआ, रिटेल लाइबिलिटीज पर और ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ। अब रिटेल लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें, कट ऑफ कितना रेंज में जा सकता है। मैनेजर सेल्स किनको प्रिपरेशन करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 450 वैकेंसीज है गाइस, अच्छा वैकेंसी है। तो वैकेंसी जब ज्यादा रहता है कट ऑफ कम जाता है। पेपर टफ होगा,
तो कट ऑफ कम जाएगा। अब मैं आपको सीबीओ का एक सिनेरियो और बताता हूँ, अगर किसी ने एक्सपीरियंस कर रखा होगा तो उनको पता होगा, इंटरनली हमने डिस्कस करा था। सीबीओ में लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन जो बैंकिंग नॉलेज का आता है, ठीक है, टोटल पेपर 170 का होता है। बहुत इजी टॉपिक से नेगेटिव मार्किंग वहां पर भी नहीं है। 40 क्वेश्चन बैंकिंग नॉलेज पूरा बेसिक दे दिया पहली बार, बहुत बेसिक दे दिया कैंडिडेट्स। फिर वहां पर भी बोले थे कि पूरे 40 में से 40 क्वेश्चन बन जाएंगे। हमसे बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं, इंटरनली भी बोलते हैं। कोई कैंडिडेट बोल रहा है कि सर मेरा तो 20 नंबर सही हो रहा है, तो क्या मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, इस बार तो 100 पार कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा होगा, बहुत ईजी पेपर था। यही कहानी हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देख रहे हैं हम लोग। बहुत लर्नर्स आते हैं, बहुत लर्नर सिलेक्ट होते हैं, बहुत लर्नर सिलेक्ट नहीं होते, बहुत लर्नर्स इसे क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं। तो ये अगर मैं आपको कहानी बताऊंगा इन लोगों का, तो आप लोग देखेंगे कि इनका कट ऑफ 59 60 इसके अराउंड कट ऑफ जा रहा है 170 में से, इतना इजी डुएबल के बाद भी। तो हर कैंडिडेट का प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है। आप एक बात को समझेंगे, हर कैंडिडेट को हर टॉपिक नहीं आता, सिली मिस्टेक भी करते कैंडिडेट्स। तो 100% जैसे कि अगर आपको 10 क्वेश्चन इजी आ गया, उसका मतलब ये नहीं है कि 10 के 10 सभी से बनने थे, इजी था, दैट इज ओके। बट 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक कैंडिडेट बना पा रहा था, 4 क्वेश्चन वो मिस्टेक कर रहा है। तो ये भी तो चेक करा जाता है एक्यूरेसी, क्योंकि उसको पता था, शायद से उसका कोई सिली मिस्टेक हो गया समझने में, तो गलत आंसर उसने मार्क कर दिया। बाद में उसने घर आकर सोचा कि यार ये तो गलत कर दिया। तो ऐसा भी होता है। तो अगर इजी क्वेश्चन जीतने थे, वो डिसाइड करते कि कट ऑफ क्या रहेगा। जो एकदम टफ क्वेश्चंस थे वो डिसाइड नहीं कर सकते। अब 450 कैंडिडेट से गई, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं, ये सेशन लंबा हो सकता है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ इसी के पॉइंट पर। तो अगर हम बात करें 450 कैंडिडेट्स है, तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखिए, एप्लीकेशंस भी ज्यादा नहीं है। 10,000 होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा मैक्सिमम, बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ। कोई लाख्स में नहीं है, कोई लैक्स में नहीं है, जैसा अदर एग्जाम्स में होता है। लैक्स में कैंडिडेट्स आते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं जब नेक टू नेक कंपटीशन होता है। यहाँ पर कोई नेक टू नेक कंपटीशन नहीं होने वाला। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1350 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुला जाएगा। मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि आप लोग इधर उधर एंटरटेन होने की जगह आप लोग आपके ऊपर फोकस कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर 3:1 1:3 रेशियो में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इट मीन्स 3 कैंडिडेट को एक पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर भी सपना टूटेगा बहुत लोगों का, 2 कैंडिडेट्स आउट होंगे। 3 कैंडिडेट्स में से इंटरव्यू में भी कैंडिडेट्स आउट होंगे। तो आप लोग आपकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, अगर आपका नंबर जो मैं बताने वाला हूँ इतने के ऊपर है तो। ठीक है, तो 1350 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो देखो, अगर कोई कैंडिडेट बोलता भी है ना, और एक्चुअल में बहुत सारे कैंडिडेट्स डिजर्विंग भी होते हैं, तो कोई कैंडिडेट ने अगर 60 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना, तो ऐसे कैंडिडेट्स 20 30 50 या मुश्किल से 10, इससे ज्यादा नहीं होते। इतने इतने अटेम्प्ट करने वाले जिनका 60 पूरा क्वेश्चन सही है, एक्चुअल में सही है, ये बोलने वाली बातें नहीं। एक्चुअल में अगर 60 क्वेश्चन सही है ना, तो ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं। 1350 में 10 20 30 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ पर। कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। ये 1350 नंबर का जो कैंडिडेट था, इसके लास्ट मार्क कितने आ रहे थे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन होता है, तो पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि यहाँ पर तो पॉइंट पॉइंट नंबर से भी कहानियां रुक जाती है सभी की। लेकिन यहाँ पर सभी के एग्जैक्ट नंबर आना मुश्किल रहता है। किसी का अंडरस्टैंडिंग अच्छा था, किसी का अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं था। एक कॉमन सेंस समझकर जिसने पेपर दिया है, जिसके लॉजिक्स अच्छे, जिसने पढ़ाई भी करा था, वो कैंडिडेट का निकल जाएगा, आई एम डैम श्योर। जिस कैंडिडेट ने केवल पढ़ाई करा है, लॉजिक्स पर ध्यान नहीं दिया, क्या काम करते उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, केवल ऐसा सोचा कि ऐसा पढ़ने से ऐसा होता है, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपको 8-10 किताब भी मिल जाएगा, आप 8-10 किताब पढ़िए, 2-3 हजार का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप अगले साल आज का डेटा पढ़कर जाना, अगले साल वो डेटा नहीं आएगा। अगले साल आप लोगों को एग्जामिनर यही चाहता है कि आप अच्छे नंबर ना लेकर आओ, इंटरव्यू में कमांड उनके हाथ में रहे, दैट्स इट। आप ये क्लेम ना कर पाओ कि पूरे 150 नंबर लाने टॉपर का सिलेक्शन नहीं हुआ, कल से आप ऐसा उनके ऊपर आर्बिट्रेशन ना करो। तो दैट्स वाई ये सब पॉइंट्स रहते हैं। आप ये गवर्नमेंट नॉर्म्स शायद समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि ये गवर्नमेंट नॉर्म्स का हायरिंग का प्रोसेस होता कैसे है। अब अगर हम बात करें, तो लास्ट पर्सन का नंबर, यहां पर आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि अगर लास्ट पर्सन का नंबर 25 क्वेश्चन उसने करेक्ट करा, 50 नंबर अगर उसके हो रहे थे, मुझे तो डाउट है एक्चुअली 1350 कैंडिडेट्स ऐसे पढ़ने वाले होंगे भी सही जिनके 50 के ऊपर नंबर आ रहे होंगे, है ना। एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, ये 25 से 30 एवरेज कैंडिडेट से, अच्छे कैंडिडेट से जिनका 25 से 30 डैम श्योर करेक्ट है मैनेजर सेल्स पर, और उसके ऊपर तुक्के के करेक्ट होंगे, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है, सभी का सेम प्रोबेबिलिटी मैच नहीं होगा, तो कट ऑफ कैसे हायर होगा। अब 25 से 30 क्वेश्चन करेक्ट है तो मैक्सिमम 60 कट ऑफ जा रहा है। लेकिन ये अच्छे बच्चे हैं, ये अच्छे लर्नर्स है, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छे वे में, ये उन कैंडिडेट का कंडीशन है 25 से 30 के लिए वो श्योर है, उसके बाद का उनको पता नहीं है।
तो 25 से 30 मतलब 60 के अप्रॉक्सीमेटली ला रहे, प्रोबेबिलिटी हम फ्लूक वाले क्वेश्चंस को तो काउंट नहीं कर सकते, तो 60 के आसपास जा रहे तो वो तो क्रिटिकल केस हो गया। लेकिन ये सब टॉपर्स की रेंज में गाइस, ये सब टॉपर्स की रेंज में, वो टॉपर्स और रहेंगे जो 50 के आसपास भी कर देंगे, उनका बात नहीं कर रहे हम लोग। ये जो टॉपर्स है, जो मेजॉरिटी रहेंगे, ये इनका रेंज ये रहेगा, इतने क्वेश्चंस इनने करेक्ट कर रखा है, तो इनके नंबर तो 50 के आसपास जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी 1350 फुलफिलमेंट पोस्ट होगा नहीं, पोस्ट बहुत ज्यादा है, पोस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर पेपर इजी था, कॉमन सेंस के ऊपर था, तो आपसे बनना चाहिए था, आपसे नहीं बना, किसी और से नहीं बनेगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो, आपने पढ़ा नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। आपने पढ़ नहीं रखा है तो आपको अगले साल और पढ़ना चाहिए, इस एग्जाम के अलावा और भी अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए कि प्रिपरेशन करना कैसे, पढ़ाई कैसे करी जाती है। एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके रीजन क्या है, क्यों आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हो। अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप फाइट करना चाहते हो तो आपके रीजंस क्लियर होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्लियर होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा कोई ने बता दिया तो वो पढ़ लिया, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कभी न्यूज़पेपर नहीं देखते, आप इंस्टाग्राम पर ऐसे पेजेस नहीं देखते हो, आप खाली रील्स देखते हो, तो फिर उसका आप सेंस समझ सकते हो। यहाँ पर आप कहीं पर नहीं जा रहे हो, उसी लूप में घूम रहे हो जो हर कोई लूप में घूमता है, जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। इट्स अ फैक्ट, अगर आप इस पॉइंट को समझेंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूँ कि कितने नंबर की रेंज में अगर आप आ रहे हो, अगर आपके 25 के ऊपर, अब आपका कंडीशन तो नहीं पता ना कौन से क्वेश्चन सही थे, दूसरे तुक्के वाले भी, तो 25 के ऊपर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके करेक्ट है, तो आपको 101% प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, एक्यूरेसी थी तो, है ना। 2-3 इसके बाद भी गलत हो रहे हैं, 22-23 भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना कि सर ने ऐसा बोल दिया। सर ने कुछ नहीं बोला, सर ने खाली इतना बताया है कि आपके 25 के अराउंड अगर क्वेश्चन 100% सही है, तो आप लोगों को इंटरव्यू इन सब का प्रिपरेशन करना चाहिए, साथ में अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ओपन रहना चाहिए। हम बहुत बार होते हैं कि हम यहाँ पर तो इसके भरोसे बैठ गए, जब इंटरव्यू में गए तो वहां के बाद में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो रिजेक्शन तो अभी एक फेज चालू भी नहीं हुआ है, अभी तो एग्जाम ही कंडक्ट हुआ है, अभी तो कट ऑफ आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होंगे, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट आउट होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो यहाँ पर अभी 100% आप लोगों को भी वैसे भरोसा नहीं करना चाहिए कि आपको लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा। आपको उसका प्रिपरेशन करना चाहिए, आप जो डे टू डे काम करते हो उसको अच्छे से करना चाहिए, और जितनी भी सिमिलर अपॉर्चुनिटीज आती है उनके लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे कि आरआरबी का एग्जाम आ गया, अब आरआरबी का मैं पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, डजेंट मैटर, है ना। मैं आप लोगों को केवल एक क्लियर रोड मैप बता रहा हूँ, क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन अभी मई मंथ में आएगा, फिर आपका नींद खुलेगा कि यार इंटरव्यू में हमारा हुआ नहीं सिलेक्शन बीओबी में, अब हम लोग कहाँ जाएं। तो आप लोग फिर आरआरबी का फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर आपके लिए बचे हुए दिन सफिशिएंट नहीं रहेंगे, फिर आप वही ट्रैप में फंसेंगे जो एक कॉमन पर्सन ट्रैप में फंसते हैं। एप्लीकेशन तो बहुत आते हैं, आप लोगों को पता है, सिलेक्शन कितनों का होगा ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 25 के ऊपर आपके श्योर है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन पर लग जाइए, दूसरी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए साइड बाय साइड, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। ये आपके क्रूशियल डेज है, इसको यूटिलाइज कीजिए इस मोमेंट्स को। सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनके 15 100% करेक्ट है, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे ना, डैम श्योर। तो ऐसे कैंडिडेट्स का 50-50% चांसेस है, 50-50% चांसेस है, टू बी ऑनेस्ट। तो आप लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन अपना एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखना चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखिए, और आप लोग भी प्रिपरेशन कीजिए। 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 100% सही है, उसके बाद तुक्के वाले अगर सही होंगे तो आप लोग को भी प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर करके करना चाहिए। ऐसे हाइप में रहकर प्रिपरेशन करेंगे तो काम नहीं होगा आप लोगों का। सो दैट्स ऑल गाइस, ये सिंपल सा एजेंडा है कि 25 के ऊपर आपके अगर 100% सही है, 25 से 30 का रेंज आप लोगों का 100% बन रहा है, आप लोग इंटरव्यू में जाने के चांसेस 99% बन रहे हैं आप लोगों के। और अगर 15 से 20 क्वेश्चन भी हो रहे हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर ने ऐसा बोल दिया, क्या हम लोग नहीं करें क्या प्रिपरेशन, कमेंट में ये बात मत पूछना वापस से। तो 15 से 20 नंबर भी आपके सही हो रहे, तो आपको नहीं पता आपके तुक्के के नंबर कितने सही होंगे। 40-50 के अराउंड कट ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। 1350 लोगों को इंटरव्यू में बुलाना छोटा मोटा बात नहीं। आरआरबी में आप लोग देखेंगे कि छोटा मोटा वैकेंसी होता है, 400-500 का वैकेंसी होता है, उसमें इतना हाइप आ जाता है ना। जबकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग स्टेट का एग्जाम हो गया उसमें कंबाइन। सीबीओ में एक एक सर्कल में वैकेंसी 500-500 आता है, उसमें भी कट ऑफ 59-60 जाता है। इतना नॉर्मल सिलेबस नेगेटिव मार्किंग नहीं होता उसके बाद भी, है ना। बहुत सारा एजेंडा रहता है उसमें भी। तो आप लोग एक बात क्लियर रखना कि आपके 25 से 30 नंबर आपको श्योर है, डैम श्योर है, तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए इंटरव्यू का। 15 से 20, 20 के एवरेज के अराउंड आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, चाहे 17 है, 16 है, तो आप लोग का 50-50 चांसेस है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग 20 बोल रहे हो, लेकिन इसमें से 3-4 गलत हो गए तो फिर आप काउंट नहीं कर पाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो दैट्स व्हाई अगर आपका 20 नंबर के अराउंड, 20 से कम जा रहा है ज्यादा, तो 20 से कम जा रहा है तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को 50-50 रहना है, एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखना है।
दूसरा एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू का भी करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि बोलेंगे कि सर हमसे तो 5-10 भी नहीं बना। अरे आपने नहीं पढ़ाया, उसने नहीं पढ़ाया। 5-10 भी नहीं बनता है तो फिर एग्जाम देने का डिजर्विंग पॉइंट भी नहीं है, है ना? अगर 5-10 भी क्वेश्चन नहीं बनता है, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है इट मीन्स, तो अपने आप पे थोड़ा-सा काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर एग्जाम निकल गया तुक्के में आपका, तो सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए, बट आपको अपने ऊपर काम करने का ज़रूरत है। थोड़ा-सा आप लोग टेन्योर दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, 4-5 महीना कुछ प्रिपरेशन कीजिए। जब जाकर आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर होगी कि यस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इस टाइप से होते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिशन किसी ऐसे क्वेश्चन बैंक से नहीं होता, क्वेश्चन बैंक का कॉम्पिटिशन नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट एग्ज़ामिनर ने जो पेपर सेट करा, टफ पेपर को कैसे हैंडल करें, नेगेटिव मार्किंग है तो कैसे हैंडल करते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे हैंडल करना है, ये सब आप लोगों को भी समझ में लेटर ऑन आएगा। सो आई विश यू लक। सभी को ध्यान रखना है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर आप नहीं कर रहे हो एमएसएमई और इनके लिए, तो आप लोग वापस से बहुत कम टाइम बचेगा, 10 से 15 दिन का टाइम बचेगा, वहाँ पर फिर ट्रैप में फँसोगे। इंटरनली हम लोग स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, जहाँ पर आप लोगों का न्यूज़पेपर हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, रेडी रहिएगा, कल का दिन तो आप लोगों का हॉलिडे हो सकता है, कहीं पर नहीं होगा। लेटर ऑन आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड लक।